प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मादा जनन तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम केंचुए के नर जननांगों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि केंचुए में कौन कौन से मादा जनन अंग पाए जाते हैं। देखिए, केंचुए में जो मादा जननांग पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, एक नज़र पहले हम उस पर डाल लेते हैं। केंचुए में देखिए अंडाशय पाया जाता है, अंडवाहिनी मुखिका पाई जाती है, अंडवाहिनी पाई जाती है और शुक्र ग्राहिकाएं पाई जाती हैं। तो ये चार भाग हैं जो मादा जनन अंग के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। अब एक एक करके हम इन चारों भागों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडाशय की। देखिए, केंचुए में जो मुख्य मादा जनन अंग है वो अंडाशय है। अंडाशय ही केंचुए का मुख्य मादा जनन अंग होता है और ये जो है संख्या में एक जोड़ी पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो मादा जनन अंग जो अंडाशय है ये संख्या में एक जोड़ी होता है और ये सफेद रंग की संरचना है। इसका जो रंग है वो सफेद रंग का होता है। पाया कहाँ जाता है समझिएगा। देखिए, अंडाशय जो है वो 12वें और 13वें खंडों के बीच के अंतराखंडीय पट्टी से तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर 13वें खंड की गुहा में लटका हुआ होता है। समझ लीजिए आप यहाँ डायग्राम में। देखिए, 13वां खंड आपका ये है, आप देख रहे हैं 13वां खंड है। तो 12 और 13 खंड के बीच की जो ये पट्टी है, अंतरखंडीय पट्टी, इस पट्टी पे ये अंडाशय लगे हुए होते हैं। 12 और 13 खंड के बीच में जो ये अंतरखंडीय पट है, इस पट पर ये अंडाशय जोड़ा लगा हुआ होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 12 और 13 खंड के बीच की पट्टी पे लगा है, तो ये लटका हुआ कौन सी गुहा में होगा? ये 13वें खंड की गुहा में लटका हुआ होगा। और ये पाया जाता है तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर। अब देखिए, तंत्रिका रज्जु कहाँ पाई जाती है? आहार नाल के नीचे पाई जाती है तंत्रिका रज्जु। तो उस तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर पाया जाता है। अब देखिए, 12वां 13वां खंड थोड़ा सा मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है आपको। आप देखिए, ये खंड 12वां खंड है, ये खंड आपका 13वां है और ये खंड आपका 14वां है। तो आप देखिए 12 और 13 ये दोनों खंडों के बीच को, ये जो आपको अंतरखंडीय पट दिख रहा है जो 12वें और 13वें खंड को एक दूसरे से अलग कर रहा है, इस खंड पर देखिए ये दो आपके अंडाशय लटके हुए हैं। तो ये लटके किस गुहा में? भाई 12 और 13 के बीच के पट में चिपके हुए हैं, तो ये किस गुहा में लटके होंगे? 13वें खंड में लटके हुए होंगे। और ये पाए कहाँ जा रहे हैं? अधर भाग में, आहार नाल के नीचे, आहार नाल के अधर भाग में तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर जो है एक एक अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय डायग्राम में आप यहाँ समझ रहे होंगे ये अंडाशय को देख करके। अगर हम अंडाशय का बड़ा रूप देखें, देखिए ये दो अंडाशयों को अगर हम बड़े रूप में देखें तो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखिए 6 से 8 उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो अंडाशय होता है, इन अंडाशय में 6 से 8 उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और इन उंगली नुमा संरचनाओं में आपके परिपक्वशील अंडाणुओं की एक एक पंक्ति होती है। आप देखिए, प्रत्येक अंगुलीनुमा जो आपका उभार है, इसमें अनेक छोटे छोटे आपकी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये अंडाणुओं की अनेक अवस्थाएं हैं। मतलब अविकसित अंडाणु, उसके बाद वो विकसित होके जाएगा, विकासशील अवस्था से विकसित अवस्था में जाएगा। तो ये धीरे धीरे विकसित होते हुए अंडे की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये परिपक्वशील अंडाणुओं की एक पंक्ति है जो कहाँ है? डेवलपमेंट की ओर जा रही है। ठीक हो गया। तो मेन चीज मैंने आपको बता दी कि 12वें और 13वें खंड के बीच के अंतरखंडीय पट में दो आपके अंडाशय पाए जाते हैं। ये 13वें खंड में क्या है? लटके हुए होंगे। इनकी संरचना अगर आप देखें तो कैसी है? उंगलीनुमा इसमें उभार पाए जाते हैं 6 से 8 और प्रत्येक उंगलीनुमा उभार में अंडे जो हैं उनकी परिपक्वशील अवस्थाएं जो होती हैं वो पंक्ति में क्या होती है? लगी हुई होती हैं। अब देखिए, अगला भाग है आपका अंडवाहिनी मुखिका। अंडवाहिनी मुखिका क्या है इसको समझते हैं। केंचुए में 13वें खंड में, केंचुए में 13वें खंड में अंडाशय के ठीक नीचे, अंडाशय के ठीक नीचे एक जोड़ी रोमाभी कीपनुमा अंडवाहिनी मुखिका पाई जाती है। आप ये देखिए, ये 13वां खंड है। यहाँ पे भी आप डायग्राम में देखें, ये 13वां खंड है। 13वें खंड में आप देखिए ये दो संरचनाएं हैं आपकी जिनको हम कहते हैं अंडवाहिनी मुखिका।
और इसी को विस्तार से बड़ा करके मैंने यहाँ दिखाया है। ये 13वां खंड में आप देखिए, ये कीटनुमा जो संरचना दिखाई दे रही है और ये जो कीटनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं अंडवाहिनी मुखिका या अंडमुखिका। तो ये जो मुखिका है ये आपकी कैसी होती है, कीप के आकार की होती है, जैसे मिट्टी का तेल भरने वाली कीप होती है उस आकार की होती है, और इसके अंदर अनेक रोम पाए जाते हैं, इसके अंदर अनेक रोम पाए जाते हैं। अगर मैं आपको इसी को विस्तार से दिखाना चाहूँ तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक अंडवाहिनी मुखिका है, ठीक है, ये कीपनुमा आकार की है और इसमें इस प्रकार से क्या होते हैं, अनेक अंदर रोम पाए जाते हैं। और ये रोम जो पाए जाते हैं, ये रोम क्यों पाए जाते हैं, इसका उद्देश्य ये होता है कि अंडाशयों से जो भी अंडे निकलें वो सीधे इस अंडवाहिनी मुखिका के अंदर गिरे और अंडवाहिनी मुखिका इसको आगे की ओर क्या करें, धकेले। आप समझ रहे हैं? तो ये जो अंडाशय से जो भी अंडे बनेंगे वो अंडे सीधे इस अंडवाहिनी मुखिका में गिरेंगे और इन रोमों का काम क्या होगा, ये जो हम कह रहे हैं रोमाभी होते हैं, रोमों का काम क्या है कि ये अंडों को अंदर की ओर जो है धकेलने का काम करेंगे। ठीक है, तो अंडवाहिनी मुखिका संख्या में कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। कहाँ पाई जाती है, 13वें खंड में, अंडाशय के ठीक नीचे पाई जाती है। और संरचना कैसी है, ये कीपनुमा है और रोमा भी होती है। अब देखिए, प्रत्येक अंडाशय के नीचे से आरंभ होकर एक अंडवाहिनी मुखिका 13वें खंड में ही अंडवाहिनी में खुल जाती है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो अंडवाहिनी मुखिका है, दोनों जो अंडवाहिनी मुखिका है 13वें खंड में ही एक नली में खुल रही है। आप देख रहे हैं, एक नली रूपी संरचना है। ये नली रूपी संरचना क्या है, ये कहलाती है आपकी अंडवाहिनी। तो आप यहां देखेंगे कि 13वें खंड में ही ये जो अंडवाहिनी मुखिका है ये एक नली रूपी संरचना में खुल जाती है। ये जो नली रूपी संरचना है जिसको हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं अगले भाग की जिसको हम कहते हैं अंडवाहिनी, या इसको हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, अंडवाहिनी कहाँ है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जो 13वां खंड है, इस 13वें खंड में अंडाशय के ठीक नीचे क्या पाई गई, आपकी कीप के आकार की अंडवाहिनी मुखिका पाई गई। और 13वें खंड में ही ये अंडवाहिनी मुखिका एक नली रूपी संरचना में खुलती है। देखिए, एक अंडवाहिनी मुखिका ये है, एक अंडवाहिनी मुखिका ये है, 2 अंडवाहिनी मुखिका है और दोनों ही अलग अलग एक ही नली में खुल रही है। ये वाली अंडवाहिनी मुखिका इस नली में खोली और ये अंडवाहिनी मुखिका इस नली में खोली। तो ये जिस नली में खुलती हैं, इन्हीं नलियों को हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। दोनों ओर की जो अंडवाहिनियां हैं, दोनों ओर की अंडवाहिनियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो 13वें और 14वें खंड के बीच का जो अंतरखंडीय पट है इसको भेदती हैं, इसको पेनिट्रेट करती हैं, छेद करती हैं और 14वें खंड में पहुंचकर एक छोटी और सामान्य अंडवाहिनी बनाती हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो अंडवाहिनी है शुरुआत कहां पे हो गई, 13वें खंड में। जैसे मैं आपको अलग से एक डायग्राम में समझाऊं, मान लीजिए आपका ये 13वां खंड है, ठीक है, और ये आपका कौन सा खंड है, 14वां खंड है। आपका ये कौन सा खंड है, आपका 13वां खंड है, और ये कौन सा खंड है, आपका 14वां खंड है। ठीक है, तो 13वें खंड में एक अंडवाहिनी मुखिका आपकी ये है और एक अंडवाहिनी मुखिका ये है। तो मैंने आपसे कहा कि 13वें खंड में ही अंडवाहिनी मुखिका एक नली में खुली, उसको हमने क्या नाम दिया, अंडवाहिनी। ये भी एक नली में खुल गई, इसको अंडवाहिनी कहा। अब ये जो अंडवाहिनी है 13 और 14, ये जो 2 खंड हैं, इन खंडों के बीच का जो पट है, अंतरखंडीय पट, ये देखिए ये वाला जो पट है, अंतरखंडीय पट जो बीच का है आपका, इस पट को भेद करके ये अंडवाहिनी जो है दूसरे खंड में आती है। देखिए, इस नलिका ने यहाँ भेदा, दूसरे खंड में आ गई। यहाँ से ये इस अंडवाहिनी ने भी क्या किया, 13 और 14 के बीच का जो अंतरखंडीय पट है इसे भेदा और कौन से खंड में आ गई, 14 खंड में आ गई। 14वें खंड में आने के बाद ये दोनों नलिकाएं आपस में क्या होती हैं, जुड़ करके एक बहुत छोटी सी सामान्य अंडवाहिनी बनाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 14वें खंड में ये दोनों अंडवाहिनियां जो हैं क्या है, आपस में देखिए यहाँ पे आके क्या हो गई, मिल गई है ना, ये दोनों आपस में मिल गई हैं। तो जहाँ पे ये आपस में मिल गई उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य अंडवाहिनी कहते हैं। और ये जो सामान्य अंडवाहिनी बनती है, ये सामान्य अंडवाहिनी 14वें खंड में एक छिद्र के द्वारा शरीर के बाहर खुलती है, जिस छिद्र को मादा जनन छिद्र कहते हैं। 13वें और 14वें खंड को भेद करके दोनों अंडवाहिनियां 14वें खंड में आती हैं और थोड़ी देर के लिए आपस में मिल करके एक कॉमन अंडवाहिनी बना देती हैं। और ये जो अंडवाहिनी है ये 14वें खंड में ही अधरतल पर नीचे की ओर, जो भाग मिट्टी की ओर होता है केंचुए का, उस अधरतल की ओर ये जो दोनों ओर की अंडवाहिनी के जुड़ने से सामान्य अंडवाहिनी बनी, वो शरीर के बाहर खुलती है, जिसको हम मादा जनन छिद्र कहते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मादा जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है, 14वें खंड में पाया जाता है।
अंडाशय किस खंड में पाया जाता है? 13वें खंड में पाया जाता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि अंडाशय 13वें खंड में पाए जाते हैं। अंडवाहिनी मुखिका 13वें खंड में पाई जाती है। अंडवाहिनी की शुरुआत किस खंड से होती है? 13वें खंड से होती है। 14वें खंड में दोनों अंडवाहिनियां मिलकर के बाहर खुलती हैं, किसके द्वारा? मादा जनन छिद्र के द्वारा। यह आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं अगले भाग की, जिसको हम कहते हैं शुक्रधानी या शुक्रग्राहिका। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिएगा। देखिए फ्लास्क के आकार की 4 जोड़ी शुक्रधानियां, फ्लास्क के आकार की 4 जोड़ी शुक्रधानियां ग्रास नाल के दोनों ओर, ग्रास नाल के दोनों ओर अधर पार्श्व स्थिति में 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें खंडों में लगी रहती हैं। आप डायग्राम में देखिए, ये 6ठा खंड, 7वां खंड, 8वां खंड और 9वां खंड। इन खंडों में आप देखिए 2 6ठे खंड में, 2 7वें खंड में, 2 8वें खंड में और 2 9वें खंड में ये संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, जिसे विस्तार से बड़े आकार में मैंने यहां दिखाया है। तो ये जो इन 4 खंडों में ये नलियां पाई जा रही हैं, ग्रंथि टाइप की संरचना पाई जा रही है, ये कहां पाई जाती है? ग्रास नाल। क्योंकि यहां पे आपको बताया, जब आपने आहार नाल पढ़ी थी तो आपको पता होगा कि इस भागों में, इन खंडों में कौन सी आहार नाल का कौन सा भाग होता है? ग्रास नाल होता है। तो ग्रास नाल के दोनों पार्श्वों में जो है एक एक जो है शुक्रग्राहिका इन 4 खंडों में पाई जाती है। अब यहां एक चीज आप और ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पाई तो ये जा रही है 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, लेकिन वास्तव में ये है कहां? ये वाला खंड क्या होगा आपका? 5वां, ठीक है ना? तो ये लटकी कहां है? 5वें और 6ठे खंड के बीच का जो अंतरखंडीय पट है उस पे लगी है। 6ठे और 7वें के बीच का जो अंतरखंडीय पट है उस पे लगी है। 7वें 8वें के जो बीच का अंतरखंडीय पट है ये उस पे लगी है। और 8वें और 9वें के बीच का जो अंतरखंडीय पट है उस पे लगी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9 में पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ आपका कि ये जो शुक्रग्राहिका का पहला जोड़ा है वो 5वें और 6ठे खंड के बीच के अंतरखंडीय पट पे लगा है। दूसरा जोड़ा कहां है? 6ठे और 7वें खंड के बीच के अंतरखंडीय पट पे लगा है। तीसरा जोड़ा कहां है? 7वें और 8वें खंड के बीच के अंतरखंडीय पट पे लगा है। और चौथा जोड़ा कहां है? 8वें और 9वें खंड के बीच के अंतरखंडीय पट पे लगा है। तो सामान्यतः हम ये कहते हैं कि ये 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें खंडों में पाई जाती है, लेकिन ये लगी कहां है? लगे कहां है? किससे जुड़े हुए हैं? ये 5वें और 6ठे खंड के जो बीच का जो अंतरखंडीय पट है उससे जुड़ा है। दूसरा जोड़ा कहां जुड़ा है? 6ठे और 7वें के बीच के अंतरखंडीय पट पे जुड़ा है। तीसरा जोड़ा कहां है? 7वें और 8वें के बीच के अंतरखंडीय पट पे जुड़ा है। और चौथा जोड़ा कहां जुड़ा है? 8वें और 9वें खंड के बीच का जो अंतरखंडीय पट है उससे लगा हुआ है। तो यह आपको पता होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो शुक्रग्राहिका है इसका आकार जो है फ्लास्क के आकार का है। आपने रसायन विज्ञान में देखा होगा फ्लास्क, तो ये फ्लास्क के आकार की संरचना होती है। अब देखिए प्रत्येक जो शुक्रधानी है, जो शुक्रग्राहिका है, इसमें 2 संरचनाएं पाई जाएंगी। एक तो देखिए ये बड़ा सा नाशपाती के आकार का गोला, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्पुला, ठीक है? ये जो आपकी शुक्रग्राहिका है इसमें 2 भाग हैं। एक तो ये नाशपाती के आकार का सा गोला बड़ा सा, जिसको हमने क्या कहा? एम्पुला। और इसके ऊपर ग्रीवा से लगा हुआ एक पतला सा ये संरचना दिख रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंधवर्ध कहते हैं। तो शुक्रधानी के 2 भाग, एक बड़ा गोले रूपी संरचना एम्पुला और उससे एक लगा हुआ छोटी सी संरचना जिसको हम क्या कहते हैं? अंधवर्ध कहते हैं। ये जितने भी शुक्रधानियां हैं 4 की 4, ये अंतरखंडीय पट पर मौजूद छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलती हैं। अब देखिए यहीं पे मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये जो ये खंड कौन सा है आपका? 5वां, है ना? ये आपका कौन सा है? 6ठा। ये कौन सा है? 7वां। ये खंड कौन सा है आपका? 8वां। और ये खंड कौन सा आपका? 9वां। तो ये जो पट है बीच में, इस पट पे 2 छिद्र होंगे, एक छिद्र यहां पे और एक छिद्र यहां पे, ठीक है ना? ऐसे इस पट में एक छिद्र यहां पे होगा और एक छिद्र यहां पे होगा। ऐसे ही इस वाले पट में एक छिद्र यहां पे होगा और एक छिद्र यहां पे होगा। और ऐसे इस पट में एक छिद्र यहां पे होगा और एक छिद्र यहां पे होगा। तो ये जो अंतरखंडीय पट हैं आपके 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9, ये जो अंतरखंडीय पट हैं, इन पटों पे जो आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? शुक्रग्राहिका छिद्र। देखिए 5 और 6 खंड के बीच का जो अंतरखंडीय पट है इसमें 2 छिद्र पाए जाएंगे, जिसके द्वारा ये दोनों शुक्रग्राहिकाएं शरीर के बाहर खुलेंगी। 6ठे और 7वें के बीच में जो अंतरखंडीय पट है इसमें 2 शुक्रग्राहिका दिख रही हैं, ये दोनों इन दोनों शुक्रग्राहिका छिद्रों के द्वारा बाहर खुलेंगी।
सातवें और आठवें खंड के बीच में ये अंतरखंडीय पट है जिसपे ये दो शुक्रग्राहिकाएं लगी हैं, ये इन दोनों छिद्रों के द्वारा बाहर खुलेंगी। और आठवें और नवें खंड के बीच में ये अंतरखंडीय पट है जिसमें ये दो शुक्रग्राहिकाएं हैं और ये भी इन दोनों छिद्रों के द्वारा शरीर से बाहर खुलेंगी। तो इस प्रकार से 4 जोड़ी शुक्रग्राहिकाएं हैं और 4 जोड़ी क्या हैं, शुक्रग्राहिका छिद्र है, जिनके माध्यम से ये शुक्रग्राहिकाएं शरीर के बाहर खुलती हैं। इनका कार्य क्या है? देखिए, ये मैथुन काल के दौरान जब केंचुओं के बीच में मैथुन क्रिया होती है तो उस दौरान ये दूसरे केंचुए के शुक्राणुओं को प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, ये जो शुक्रग्राहिकाएं हैं ये किसी दूसरे केंचुए के शुक्राणुओं को अपने अंदर रखती हैं। भाई ये जो केंचुआ है इसमें भी तो वृषण है, आपके ये वृषण है ना, और ये वृषण क्या करते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। और ये शुक्राणु कहां से निकलते हैं, 18वें खंड में जो नर जनन छिद्र होगा उससे बाहर निकलते हैं। तो ये जो शुक्र धानियां हैं या जो शुक्रग्राहिकाएं हैं ये इस केंचुए के शुक्राणुओं को अपने अंदर नहीं रखेंगी, ये किसी और केंचुए के शुक्राणुओं को अपने अंदर संभाल कर रखती हैं। अभी आगे इस बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको केंचुए के मादा जनन अंगों के बारे में विस्तार से बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपने अच्छी तरीके से मादा जनन अंगों के बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम केंचुए में किस प्रकार से मैथुन क्रिया होती है, किस प्रकार से कोकून का निर्माण होता है, किस प्रकार से निषेचन होता है और किस प्रकार से संतान बनती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।